हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। बढ़िया, एकदम मस्त। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आज है इसका लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 02। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। इसके बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड की आज हम लोग क्या देखेंगे, डिटेल लिखेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था ब्लड का। और आज हम लोग ब्लड की क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल पढ़ेंगे। तो आज बहुत मजेदार क्लास होने वाली है और बहुत ही नॉलेजेबल भी क्लास होने वाली है। तो तैयार हो जाइए ब्लड का डिटेल में पढ़ने की। तो ब्लड की बात करेंगे तो कलर कौन सा होना चाहिए? रेड कलर होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, चलिए बहुत आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हम लोग के पास भरपूर टाइम है अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्टडी करने वाले, किसकी? ब्लड की स्टडी करने वाले। तो ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिमाटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिमाटोलॉजी। हिमाटोलॉजी। तो ये जो हीम शब्द है वो लिया गया है कहाँ से? वो लिया गया है हीमोग्लोबिन से। कहाँ से? हीमोग्लोबिन से। ये जो हीम शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? हीमोग्लोबिन से। और ये लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो ब्लड में एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। किसमें प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। क्या होता है? ब्लड का कलर रेड होता है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण। जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसी हीमोग्लोबिन, यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो टिश्यू से निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है लंग्स तक, और लंग्स से वापस से प्योरीफाई करके हमारे वापस से टिश्यू में ले आता है। समझ में आ रहा है? तो हीमोग्लोबिन का बड़ी प्यारी महिमा है, इसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। तो स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमाटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हीमाटोलॉजी। ठीक है। अब जैसे स्टडी ऑफ लीवर को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। थोड़ी बहुत इन सब के बारे में हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए कि किसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ लीवर को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। हिपैटो शब्द आया है उसकी सेल से, लिवर की सेल से, जिसको बोलते हैं हिपैटोसाइट। क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट बोलते हैं। लीवर की सेल को क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट बोलते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसी कई सारी स्टडीज हैं, ज्यादा भटकते नहीं है। ब्लड की बात करें तो ब्लड पे ही रहेंगे। ठीक है। कल हमने एक और पॉइंट आप लोग को बताया था कि ब्लड किस ओरिजिन का होता है? ब्लड होता है मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। ब्लड इज ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। ब्लड किस ओरिजिन का होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। और क्या होता है? ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब कौन सा टिश्यू होता है? नर्वस टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन से टाइप का टिश्यू होता है ये आप लोग हमको बताएंगे। ब्लड इज अ टाइप ऑफ, चलो हम ही बता दे रहे हैं, निकल गया मुंह से। कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और कैसा कनेक्टिव टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कनेक्टिव टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव। फ्लूइड का मतलब जो फ्लो कर सके। जो किस स्टेट में हो? लिक्विड स्टेट में हो। किस स्टेट में हो? लिक्विड स्टेट में। यानी कि कौन सी अवस्था होती है वो? भैया लिक्विड स्टेट को क्या बोलते हैं? हाँ? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था। समझ में आया? तो कल हम लोगों ने एक और चीज देखी, पहले थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते पिछली क्लास का। कल हम लोगों ने एक और चीज देखी थी, ब्लड। ब्लड के दो कंपोनेंट कौन कौन से? एक तो प्लाज्मा वाला, आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, प्लाज्मा वाला। और दूसरा क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट।
समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग इस पार्ट की डिटेल में जाने वाले कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ देखेंगे। तो इतना अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वरना हम इसको अब रब करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर अपने इस नए बोर्ड के साथ। इसमें फील अच्छा आएगा यार, और कुछ नहीं, बस फील अच्छा आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं एक और चीज हमने आपको बताई थी क्या, कि ब्लड का पीएच कैसा होता है। ब्लड का पीएच देखो, एक होती है हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी, और एक होती है वेन। अब किस में कैसा होता है इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। आर्टरी में ब्लड का पीएच, पीएच क्या होता है इतना पता है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। पीएच होता है किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक या बेसिक वैल्यू बताने, हम लोग पीएच का इस्तेमाल करते हैं। वो कितना सब्सटेंस एसिड है या कितना बेसिक है, वो बताने के लिए पीएच का इस्तेमाल करते हैं। यदि पीएच की वैल्यू 7 से अधिक है, यदि पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, तो सब्सटेंस कैसा होगा? वो सब्सटेंस कैसा होगा? बेसिक होगा। कैसा सब्सटेंस होगा? बेसिक होगा। और यदि किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू 7 से कम है, पीएच की वैल्यू 7 से कम है, तो सब्सटेंस कैसा होगा? एसिडिक होगा। ये चीजें तो पता ही होंगी, बेसिक बेसिक चीजें। तो किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक या बेसिक वैल्यू को बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पीएच का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे शरीर में दो टाइप की कैरिंग वेसल्स होते हैं। आर्टरी और वेन्स क्या है? हमारी आर्टरी एंड वेन्स क्या है? कैरिंग वेसल्स। क्या है? कैरिंग वेसल्स। तो हमारी बॉडी में दो टाइप की होती हैं। क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वो हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए याद रखो आर्टरी एंड वेन। आर्टरी में ब्लड का पीएच होता है 7.4। आर्टरी में ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। और वेन में कितना होता है? 7.2। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ बॉडी के हिसाब से डिफरेंस बहुत बड़ा है। बात समझ में आई? चलो, तो ब्लड का पीएच हम लोगों ने देख लिया है क्या है, ब्लड की पीएच वैल्यू। ठीक है जी। चलिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि ब्लड एवरेज वॉल्यूम कितना होता है ब्लड का, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ब्लड का एवरेज वॉल्यूम, ब्लड का एवरेज वॉल्यूम मेल्स में होता है। हम मेल्स को इस सिंबल से डिनोट करेंगे। मेल्स में होता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। और फीमेल यानी कि महिला में होता है ये, महिला में कितना होता है? 4 से 5 लीटर ब्लड है। बात समझ में आई? चलो, ये हम लोग ने बेसिक प्रॉपर्टीज ब्लड की लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। अब हम लोग आएंगे किस पे? प्लाज्मा। किस पे आएंगे? प्लाज्मा। चलो, इतना नोट कर लो। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे किसकी? प्लाज्मा। प्लाज्मा। अब एक चीज समझ लो मेरे बच्चा, जब ब्लड से हम लोग सेल्यूलर कंपोनेंट, सेल्यूलर यानी कि कोशिकीय जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे आरबीसी हो गए यानी कि रेड ब्लड कार्पसल हो गई, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, और प्लेटलेट्स, इन सबको हटा देते हैं। जब ब्लड से हम लोग सेल्यूलर कंपोनेंट को हटा देते हैं, तो बचता क्या है हमारे पास? लिक्विड पोर्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा शब्द का मतलब ही होता है फ्लूइड। प्लाज्मा शब्द का मतलब ही फ्लूइड होता है। तो प्लाज्मा बना होता है किससे? प्लाज्मा में 90 to 92% H2O होता है, यानी कि पानी होता है। क्या होता है? पानी। प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है? पानी होता है। दूसरी चीज क्या होती है? 6 से 8%, 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन हमारा एल्बुमिन हो सकता है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन में बता रहा हूँ। एल्बुमिन हो सकता है, ग्लोबुलिन हो सकता है, ग्लोबुलिन, और एक और प्रोटीन होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल, तो अभी जैसे याद आएगा मैं बता दूँ। ठीक है। और 0.9% यानी 1% से भी कम, 0.9% क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स में मतलब सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब मिनरल्स में आते हैं। ठीक है। और इसी प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे
यानी कि जो पाचन तंत्र में हमारा जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए थे बॉडी ने, वो न्यूट्रिएंट्स भी इस प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और क्या होता है इस प्लाज्मा में, और इसमें होता है वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि अमोनिया, NH3, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है अमोनिया, वो भी इसमें होता है। और इस प्लाज्मा में क्या होता है, और इस प्लाज्मा में होता है क्या, हीमोग्लोबिन, सॉरी हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, हार्मोन्स। और इस प्लाज्मा में क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, और कई सारी डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं इस प्लाज्मा में। डिजॉल्व्ड गैसेस छोड़, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लॉटिंग फैक्टर। क्या, क्लॉटिंग फैक्टर। अब बच्चा मेरा समझ नहीं आ रहा होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो समझो। क्लॉटिंग फैक्टर जब चोट लग जाती है हम लोग को, व्हेन वी गेट इंजर्ड, इंजरी हो जाती है यानी कि चोट लग जाती है हम लोग को, तब ब्लड में हमारा क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। मान लो ये हमारा कोई पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग को चोट लग गई, यहाँ पे चोट लग गई, तो थोड़े दिन बाद देखोगे कि इस चोट पे क्या आ जाती है, पपड़ी आ जाती है। इस चोट पे क्या आ जाती है, पपड़ी आ जाती है, चोट सूख जाती है, जम जाती है। तो ये सूखती और जमती कैसे है, किस वजह से, वहां पे काम करता है क्या, हमारा क्लॉटिंग फैक्टर। वहां पे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं। तो चोट के सही होने में जो फैक्टर्स काम करते हैं वो होते हैं क्या, क्लॉटिंग फैक्टर्स। बात समझ में आई। तो प्लाज्मा में हमारी इतनी सारी चीजें होती हैं, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा में हमारी इतनी सारी चीजें होती हैं। सोचो हमारा प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट, समझ पा रहे हो ये प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट। तो हम लोग देख चुके हैं प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा किसका किसका बना होता है। ब्लड का 90 से 92% है, इसमें क्या होता है, पानी होता है, यानी 90 to 92% के तक क्या होता है, पानी होता है। 6 से 8% होता है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन से, हाँ तीसरे प्रोटीन का नाम याद आ गया, फाइब्रिनोजन। कौन सा है, फाइब्रिनो। ये नाम याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं, बस हमने सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी आप लोग के पास एक इन्फॉर्मेशन हो जाए, आइडिया हो जाए कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो हमने बता दिया। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और अच्छा हाँ, ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन आपने सुना है कि उस बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी, कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी बहुत खराब है, या इम्यूनिटी उसको बढ़ानी चाहिए। अभी कोविड का समय आया था, तो क्या बोला जा रहा था कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो ये जो इम्यूनिटी होती है ना, वो एक प्रोटीन से बनी होती है, पता है। ये जो इम्यूनिटी होती है वो एक प्रोटीन से बनी होती है, जिस प्रोटीन का नाम होता है क्या, ग्लोब्यूलिन। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, ग्लोब्यूलिन। हमारी बॉडीज में एंटीबॉडी होती है जो दूसरे जैसे ये मान लो एक जर्म है, एक जर्म है, और ये हमारे बॉडी की एक एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी। तो ये जर्म से हमारी कौन लड़ेगी, एंटीबॉडी लड़ेगी। ये हमारी एंटीबॉडी किससे लड़ेगी, जर्म से लड़ेगी। तो हम लोग को ये इसको एकदम नाश कर देगी इसका, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। इम्यूनिटी कैसी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये इम्यूनिटी किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। समझ में आया कि प्लाज्मा में कितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलो अब बाकी चीजें देख रहे हैं कि WBC RBC क्या होता है, ये भी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तब तक ये आप लोग नोट कर लो और हम इसको इसके बाद हटा देते हैं। हाँ, तो बच्चों अब हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया, यानी कि ब्लड की हम लोगों ने लिक्विड वाली, जो लिक्विड चीज है, फ्लूइड वाला पार्ट है, वो हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग आते हैं किस पे, WBC। किस पे, WBC। WBC का फुल फॉर्म यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। अब इसको व्हाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं है, इसलिए इसको व्हाइट बोला जाता है। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट, और एक होता है क्या, ए ग्रैनुलोसाइट। एक क्या होता है, ए ग्रैन्युलोसाइट। अब देखो जैसे इसकी ये सेल है, अब इस सेल में छोटे 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 दाने नुमा संरचना देखने को मिलती है, और ए ग्रैनुलोसाइट में ऐसी कोई संरचना देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसीलिए इसको एक ग्रैनुअल्स जो देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्रैनुलोसाइट। इन्हीं ग्रैनुअल्स की वजह से इसका नाम रखा गया है ग्रैनुलोसाइट। और इसमें ये ग्रैनुअल्स देखने को मिल नहीं रहे, तो इसका नाम क्या रखा गया, ए ग्रैनुलोसाइट।
अब ये जो ग्रैनुलोसाइट है वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। एक होता है इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, एक क्या होता है बेसोफिल, एक होता है क्या बेसोफिल्स, और एक क्या होता है न्यूट्रोफिल्स, एक क्या होता है न्यूट्रोफिल्स। नाम याद रखो, बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। बेसोफिल्स हमारे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बस ये नाम याद रखो। ग्रैनुलोसाइट होती है 3 प्रकार की, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। इसमें जो सेल होता है, इसमें जो सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके 2 लोब होते हैं। ये सेल है और इसमें ये जो न्यूक्लियस है उसके ऐसे करके 2 लोब होते हैं। यानी कि लोब का मतलब होता है, लोब का मतलब ऐसे जैसे ये सिंगल लोब हो गया, ये 2 लोब वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये 3 लोब वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये 3 लोब वाला हो गया। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है 2 लोब का स्ट्रक्चर होता है। और बेसोफिल्स में जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस 2 लोब का भी हो सकता है और 3 लोब का भी हो सकता है। कितने लोब का हो सकता है 3 लोब का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर न्यूक्लियस जो होता है किस शेप का होता है, एस शेप का न्यूक्लियस होता है। किस शेप का न्यूक्लियस होता है, एस शेप का। और न्यूट्रोफिल्स में 2 से 7 लोब्स चलते हैं, 2 to 7 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस। ठीक है मेरा बच्चा। और ए ग्रैनुलोसाइट में होते हैं 2 पार्ट्स, कौन कौन से, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, मोनोसाइट। ये मोनोसाइट जो होती है वो हमारी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, क्या होती है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल होती है। बात समझ में आ रही है। अब समझना एक चीज हम आपको इंटरेस्टिंग सी बताते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो ये जो न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं, ये न्यूट्रोफिल सेल्स और ये मोनोसाइट सेल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट सेल्स, ये जो 2 सेल्स होती हैं वो फॉरेन बॉडी को खा जाती है। जैसे ये कोई जर्म आया हमारी बॉडी, ठीक है, ये हमने येलो से दिखाया है क्या है, ये जर्म है, या कोई बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, कुछ भी मान लो। और रेड से हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ये हमारी क्या है डब्ल्यूबीसी, ये क्या है डब्ल्यूबीसी। अब ये जैसे ही ये जो बैक्टीरिया या वायरस इसके पास जाएगा तो ये डब्ल्यूबीसी इसको क्या कर लेगी, खा लेगी। इसको क्या कर लेगी, खा लेगी और डिस्ट्रॉय कर देगी अंदर ही अपने अंदर जाके डिस्ट्रॉय कर। तो ये वाला जो इनगल्फिंग वाला काम है, कौन सा वाला काम, इनगल्फिंग वाला काम, यानी कि जो खाने वाला काम है वो कौन करता है, मोनोसाइट करती है और न्यूट्रोफिल करता है। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल इनगल्फिंग वाला काम करते हैं। बात समझ में आया आपको, बात समझ में आया। चल आगे बढ़े आप। ये ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट समझ में आया ना, कि ए ग्रैनुलोसाइट के 2 पार्ट होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और ग्रैनुलोसाइट के 3 पार्ट होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल में 2 लोब का न्यूक्लियस होता है, बेसोफिल में 3 लोब का न्यूक्लियस होता है, 2 या 3 लोब का, और एस शेप का होता है। न्यूट्रोफिल्स में 2 से 7 लोब होते हैं न्यूक्लियस में। और न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट यही हमारे इनगल्फिंग का काम करती है, यानी कि जो कोई जर्म आया उसको गपक करके खा ले। चलो आगे बढ़े आप, चलो नोट कर लो अगर मन हो तो, ठीक है। तो बच्चे चलो, हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी की बात कर ली, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, आरबीसी। किसकी बात, अरे पॉइंटर कहाँ गया। अब तुम्हें याद रखना कि तुमने कर दिया है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, आरबीसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल, कॉर्पस सेल। अब इसको कॉर्पसल क्यों बोला जाता है, सेल क्यों नहीं बोला जाता, समझना ये रीजन है इसका। क्या रीजन है मेरा बच्चा, आरबीसी है जो, उसमें ना तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। आरबीसी में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। कोई भी सेल ऑर्गेनल यहाँ पे प्रेजेंट, कोई भी सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट
नहीं होता है, क्यों? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हमारी आरबीसी अगर इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, तो ये जो ऑक्सीजन इधर से उधर ये हीमोग्लोबिन की वजह से ट्रांसपोर्ट करती है, हीमोग्लोबिन की वजह से ट्रांसपोर्ट करती है, वो ये ऑक्सीजन खुद इस्तेमाल नहीं कर लेगी। अगर ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये ऑक्सीजन उसी के द्वारा इस्तेमाल हो जाएगी, यानी कि ये आरबीसी चोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चोर हो जाएगी। तुम चोर को कह दो रखवाली करो, तो क्या वो चोर रखवाली कर पाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो सारा सामान खुद ही चुरा ले जाएगा। तो उसी तरह आरबीसी में अगर सारे सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होने लगे, तो ये आरबीसी हमारी ऑक्सीजन ये हमारी ऑक्सीजन को खुद ही यूटिलाइज कर लेगी। तो उसी के चलते भगवान ने इससे सारे सेल ऑर्गेनल क्या कर दिए? निकाल दिए। सेल ऑर्गेनल क्या कर दिए? एक्सक्लूड कर दिए। सेल ऑर्गेनल जब एक्सक्लूड कर दिए, तो आरबीसी हो गई खाली, और इस खाली डब्बे में क्या भर दिया? हीमोग्लोबिन नाम का एक चूरन भर दिया। क्या भर दिया? हीमोग्लोबिन नाम का एक चूरन भर दिया। अब ये हीमोग्लोबिन जो है, वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है। ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, CO2 को कैरी करता है। बात समझ में आई? तो आरबीसी की महिमा समझ में आई? तो पूरी आरबीसी की महिमा ये आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी हम लोगों ने पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, और कुछ आपके सिलेबस में दे रखा, ब्लड प्लेटलेट्स दे रखी हैं। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, आरबीसी बनती कहाँ है और सुन लो। आरबीसी बनती है बोन मैरो में। कहाँ बनती है? बोन मैरो में। और ये बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे फीमर में प्रेजेंट होता है। फीमर जो हमारी पैर की हड्डी होती है, वहां पे प्रेजेंट होता है। जांग जो हड्डी होती है, यानी कि आपकी जो थाई वाली बोन होती है, वहां पे ये फीमर प्रेजेंट होता है। ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमर ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारी हाथ की ऊपर वाली हड्डी, हाथ कोहनी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वो वाली जो हड्डी होती है, उसमें ये उस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमर हड्डी बोलते हैं। तो उस ह्यूमर हड्डी में बोन मैरो होता है, फीमर में बोन मैरो होता है, और उन्हीं में हमारे क्या बनती है? आरबीसी का सिंथेसिस होता है। और इस आरबीसी के सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरेथ्रो थोड़ा सा हाइड राइटिंग लिखते हैं, THRO पोएसिस, इरेथ्रोपोएसिस। इस आरबीसी के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं इरेथ्रोपोएसिस। तो कहाँ बनती है आरबीसी? बोन मैरो में बनती है, ठीक है। और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में ऐसे ही सुन लो, कुछ है नहीं ज्यादा खास। ब्लड प्लेटलेट्स हमारी किसमें मदद करते हैं? क्लॉटिंग में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? क्लॉटिंग में मदद करते हैं। क्लास 11th में जब आप लोग पढ़ोगे, तो वहां पे आता है क्या? क्लॉटिंग फैक्टर। वहां पे एक चीज आती है क्या? क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग कैस्केड आता है। वो क्लास 11th का पार्ट है। क्लॉटिंग कैस्केड की कैसे क्लॉटिंग होती है, कौन कौन से प्रोटीन काम करते हैं, कौन कौन से चैनल्स काम करते हैं, वो सब क्लास 11th में आता है। बात सुन रहे हैं? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमारा क्या क्या हो गया? आज हम लोग ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, आज हम लोग ने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, आज हम लोग ने आरबीसी के बारे में पढ़ा, आज हम लोग ने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब कल बात करेंगे आर्टरीज, वेन और हार्ट की, और परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। परसों बात करेंगे कि कितने टाइप का सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट में ब्लड कैसे जाता है, हार्ट से ब्लड बाहर कैसे आता है, वो सब कल परसों बात करेंगे, ठीक है जी। चलो, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वेकेशन एंजॉय करते रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।